Hello everyone. So welcome back to our channel. My name is Shubham, and today we are going to uh, study about more things in your class 12 chapter, electric field and electric charges. Okay, and let's focus on the things we have covered so far. So we have covered till the introduction of charges, and we have studied about the behavior of the charge bodies, what is the fundamental nature. We have studied about gold leaf electroscope, yes, and then we have studied about the methods of charging. So I hope you remember now. Uh, this is the triboelectric series which is used for your friction electricity. Then this is your Coulomb's law. Coulomb's law we have studied already, and we have covered this vector form of Coulomb's law also, right? Now we have also covered some topics, few topics of superposition of charges, and then we are coming on to the next topic, which is electric field around a charge body. Okay, so today we are going to cover this topic, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज. सो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या एग्जैक्टली होती हैं चीजें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज बॉडी, किसी भी बॉडी के अराउंड अगर कोई जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो कि कोई भी अगर एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज के ऊपर अगर हमारे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन है जहां पे जाके कोई भी एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है कोई फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जैसे अगर मैं कहता हूँ कोई एक क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर क्यू चार्ज एंड लेट्स से दिस इज पॉजिटिव इन नेचर. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन होगा जहां तक हम कोई भी चार्ज को अगर इसके चारों तरफ रखेंगे तो वो चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो वो रीजन जहां पे ये चार्ज हमारा जो है जिस रीजन में कोई और चार्ज आके कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ कोई ऐसा रीजन है, जस्ट लाइक ये चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन बनेगा, राइट? उस स्फेरिकल रीजन का जो किसी भी पॉइंट पे हम लेके जाएंगे तो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. उस पॉइंट तक जहां तक वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म दे देते हैं, राइट? अब ये रेंज कहाँ तक होगी, कहाँ तक ये जो है लाई करती है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो टिल द टाइम वी आर एबल टू मेजर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सिर्फ उस पॉइंट तक आपका ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं. इसके बियॉन्ड हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी पॉइंट जहां पे हम फोर्स किसी भी चार्ज क्यू नॉट पे अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम उस पॉइंट को इन्फिनिटी डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक है, तो उस पॉइंट को हम इंफिनिटी बोल देते हैं, राइट? इंफिनिटी का मतलब यही नहीं होता कि इट्स ऑलवेज द आउटर स्पेस ऑफ अर्थ. इंफिनिटी हमें कई बार ऐसा लगता है कि स्पेस के बाहर, मतलब जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके बाहर हम जाएंगे तो इंफिनिटी है. कोई भी फील्ड अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो चार्ज के चारों तरफ क्या होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी. उस फील्ड के बियॉन्ड भी अगर हम जाते हैं तो उसको भी इंफिनिटी बोला जाता है, राइट? अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड हम जाते हैं तो उसको इंफिनिटी बोला जाता है, राइट? तो इसी ढंग से इंफिनिटी इज नॉट लाइक अ डिस्टेंस स्पेसिफिक थिंग. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि अर्थ की जितनी होती है उसी डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी बोलेंगे, बट ये चार्ज के टर्म्स में भी हो सकती है, मैग्नेट्स के टर्म्स में भी हो सकती है. तो कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस चार्ज की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही या फिर हो रही है तो बहुत नेग्लिजिबल हो रही है, उसको हम इन्फिनिटी टर्म दे देंगे. ठीक है, तो एज यू नो दिस क्यू चार्ज में बी स्मॉलर, इसकी रीजन सिर्फ इतना ही है. अगर इसी जगह में कोई जो है डबल चार्ज कर दूं इसका, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्सटेंड कर जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पे और बड़ी बन जाएगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, राइट? अगर वीकर चार्ज हुआ तो उसकी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. अगर स्ट्रॉन्गर चार्ज हुआ, ज्यादा चार्ज हुआ, तो उसकी एक बड़ी इलेक्ट्रिक
फील्ड बनेगी. Okay, so this is how your electric field is related to the magnitude of the charge. Okay, now by the definition what we can say is कि what is electric field. अगर electric field की हम बात करते हैं तो क्या है कि it is the region where any other charge, if it is put in that point, at that point it will experience some kind of force due to that charge. तो उस region को हम electric field term देते हैं, right? फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो कितना मैग्नीट्यूड होने वाला है चार्ज का, वो समझते हैं. तो अगर हम चार्ज Q ले रहे हैं यहाँ पे और कहते हैं कि भाई किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इस पे जहाँ पे इसका डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, लेट्स से चार्ज से डिस्टेंस R पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हुई तो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई. यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये कोई पॉइंट P जो है वो R डिस्टेंस दूर है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रहेगी इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, ये प्योर इंफॉर्मेशन है किसकी, Q की, राइट. तो इस पॉइंट पे हम सपोज कर लेंगे कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है, कोई एक टेस्ट चार्ज. और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, इट इज यूनिट इन द वैल्यू एंड इट इज पॉजिटिव इन नेचर, राइट. पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव होती है. तो सपोज हमने कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है और टेस्ट चार्ज के बिहाफ पे हम इस पे क्या देखते हैं, फोर्स देखते हैं. तो अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव हुआ, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो फोर्स पड़ने वाली है कुछ इस ढंग से पड़ने वाली है, ये सुनो. तो हमें क्या करना है कि ऐसी फोर्स जो कि पर यूनिट चार्ज पड़ जाए, ऐसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म देते हैं, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करो, इंटेंसिटी मतलब जो स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. कितना होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज. इसका मतलब हम फोर्स का फॉर्मूला अगर निकालें और डिवाइड कर दें उसके यूनिट चार्ज से, तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी. ओके, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स देखें इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो कितनी होने वाली है, 1/4πε0. ओके, पहला चार्ज है हमारा Q, दूसरा चार्ज है हमारा Q0 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, तो हमारे पास R का स्क्वायर आ गया. ओके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है, कूलम्ब्स लॉ से इतना होता है. बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इस फॉर्मूले को मैं पुट कर देता हूं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आना है भाई, 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और 1/Q0 ऑलरेडी था तो हमने यहाँ पे 1/Q0 लगा दिया, राइट. क्या हुआ, 1/Q0 से ये Q0 कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या आपके पास जो बचा वो बना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो बनता है वो होता है 1/4πε0 Q/R square. Okay, so this is how your electric field is stored. Okay, so this is how you can calculate the electric field around a charge which is at R distance. Okay, and this is how you can do it. Okay, so till here we have understood कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जो किसी चार्ज के चारों तरफ होता है, राइट. और ये इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, इसकी बाउंड्री वहां तक है जहां पे हम जाके किसी चार्ज को अगर रखते हैं उसकी वजह से कोई फोर्स फील नहीं हो रही, तो ऐसे पॉइंट को हम इन्फिनिटी डिक्लेयर कर देंगे और वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज हो जाएगी. ओके, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज. क्या है ये, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया. इट इज समहाउ सिमिलर टू द फोर्स इटसेल्फ, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर इंफॉर्मेशन है किसकी, चार्ज की ओनली. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से वो फील्ड बन रही है सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, बाकी और किसी और चार्ज के ऊपर नहीं करता. ओके, सो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड. इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करते हैं तो जैसे फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि भाई ये फोर्स है तो इसका न्यूटन और नीचे चार्ज है, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट. न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड.
ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ यूनिट के टर्म्स में बता देता हूँ कि V अपॉन R के टर्म्स में होता है इसका फॉर्मूला, और V जहाँ पे पोटेंशियल है और R डिस्टेंस है, तो वोल्ट पर मीटर भी इसका फॉर्मूला होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या तो आप यूनिट आप या तो न्यूटन पर कूलम याद रख लेना या फिर वोल्ट पर मीटर याद रख लेना, दोनों एक ही बात है। ओके, नाउ so this is about your electric field around the charged body. Now we are moving on to the next slide. Okay, so here we have understood so far that what is the concept of electric field. Okay, and now we are going to study the structure of the electric field around few charges. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया, बट इनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ। ओके, तो हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज के पास में एक टेस्ट चार्ज रखा गया, एंड रिमेंबर टेस्ट चार्ज हमारा क्या था, टेस्ट चार्ज हमारा था एक यूनिट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो एक टेस्ट चार्ज को अगर हमने यहां रखा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो इसका पाथ कैसा हुआ ट्रेवल, ये, ठीक है, स्ट्रेट। फिर अगर हमने यहां रखा इधर की साइड राइट हैंड साइड, तो इसका पाथ क्या हुआ, स्ट्रेट। यहां रखा तो स्ट्रेट नीचे, यहां रखा तो स्ट्रेट उधर। इस ढंग से इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जब भी हमने रखा तो उस टेस्ट चार्ज ने हमेशा रेडियली आउटवर्ड पाथ लेके अपने आप को शो किया। तो इसके जो ट्रिजेक्टरी है, ये जो पाथ इसने फॉलो किया है टेस्ट चार्ज ने, उसके बिहाफ पे हमने ये डिसाइड करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव था, बाय कन्वेंशन में टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया था, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड पॉइंट करती हैं। कैसे, रेडियली आउटवर्ड। सो कैन यू सी दिस डायग्राम, यहाँ पे एरो कैसा है, हमेशा बाहर की तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कैसी फील्ड लाइंस हैं, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और ये हमें याद रखना है। तो इसीलिए बाय कन्वेंशन वी हैव अंडरस्टूड दैट पॉजिटिव चार्ज के हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। फिर नेगेटिव रखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अगर हम टेस्ट चार्ज ऊपर रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज उस पर ड्रैग करके सीधा अपने पास लाता है। राइट रखते हैं तो अपने पास इस ढंग से, और लेफ्ट रखते हैं तो भी अपने पास लाता है। राइट, नीचे रखते हैं तो भी अपने पास लाता है। राइट, तो उस टेस्ट चार्ज का जो पाथ था फॉलोड, वो उसकी ट्रेजेक्ट्री बन गई, और उस ट्रेजेक्ट्री के बिहाफ पे हमने डिसाइड करा कि ये नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ की फील्ड कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड। कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। ये स्ट्रक्चर है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, ना बात करते हैं कि अगर हम एक कॉम्बिनेशन ले लें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की, तो क्या होने वाला है। तो क्या होता है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाती थी, इसकी इनवर्ड जाती हैं। तो होता क्या है कि जब आउटवर्ड जाने वाली फील्ड लाइंस को इनवर्ड जाने वाली फील्ड लाइंस से कांटेक्ट मिलता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी कंटिन्यूटी को उनके साथ कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव लाइन जो बाहर जा रही थी और नेगेटिव लाइन की जो अंदर जा रही थी, वो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट होते ही वो क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करके और एक पर्टिकुलर इस ढंग से कर्व पाथ बना देंगी। ठीक है, जो कि एक तरीके का एक कंटिन्यूअस पाथ होगा, जो कि पॉजिटिव पे ओरिजिनेट और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा होगा। आई रिपीट, पॉजिटिव पे ओरिजिनेट और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट द कंटिन्यूअस लूप्स, बट ये कैसे रहते हैं,
ये एक ऐसा पाथ होता है जो ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव पे और टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है नेगेटिव पे। तो इसमें कोई ऐसा लूप नहीं बनेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव फिर पॉजिटिव से, ऐसा कुछ नहीं। पॉजिटिव से हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। एज यू कैन सी द डायग्राम, तो यहाँ पे जितने भी एरोस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सारी के सारी फील्ड लाइंस जो कि स्ट्रेट जाने की कोशिश करती, देखो ध्यान से कि यहाँ पे स्ट्रेट जाने की कोशिश करती, जैसे इन्हें डिटेक्शन हुई नेगेटिव चार्ज की वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी फील्ड लाइंस के पाथ को कर्व करते हुए उसके पाथ के साथ अटैच कर दिया। आया समझ? सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस बिहेवियर ने हमें और भी इंपॉर्टेंस बताई कि अगर हमारे ऑपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइंस आती हैं सामने, तो हमारे पास क्या होगा कि भाई ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, ठीक है, ओवरलैप करके और एक बन जाएंगी। और उसके बाद इनका काम क्या होगा, उसके बाद इनका जो नेचर होता है वो एक स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग की तरह हो जाता है, ठीक है। इनका नेचर स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग की तरह हो जाता है। और स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रेच रबर मतलब जो खिंची हुई रबर स्ट्रिंग है उसको छोड़ेंगे तो क्या करेगी, वो अपनी लेंथ को शॉर्टन करने की कोशिश। तो जब हमारा ऑपोजिट फील्ड लाइंस के साथ इनका जो है मिल जाते हैं ये, तो ये कैसे बिहेव करते हैं, एक स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग की तरह। और ये अपने कर्व पाथ को क्या करेंगे, एक एक करके इसको स्लो डाउन करके मतलब इसको जो है स्ट्रेट कर देंगे, राइट। क्योंकि अगर रबर स्ट्रिंग को आप खींच के छोड़ोगे तो क्या करेगा, वो अपने आप को स्ट्रेट कर देगा। और स्ट्रेट करने के बाद भी वो अपने आप को क्या करेगा, शॉर्टन करने की कोशिश। तो जो ये लेंथ को शॉर्टन करने की कोशिश हो रही है, इसका जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना अट्रैक्शन को जो है एक्सप्लेन करता है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब आमने सामने आते हैं तो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी फील्ड लाइंस ओवरलैप करती हैं, अपने आप को शॉर्टन करने की कोशिश करती हैं और तब तक शॉर्ट करती रहती हैं जब तक ये क्लोजेस्ट ना आ जाए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे हमने अट्रैक्शन को रिवील किया, अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। सिमिलरली हम यहाँ पे रिपल्जन को भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, रिपल्जन में क्या होता है, बस रिपल्जन में जब हमारी सिमिलर टाइप की फील्ड्स हमारे सामने आती हैं तो क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के मतलब जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं, एक लेटरल प्रेशर पुट करती हैं एक दूसरे के ऊपर। लेट मी मेक वन डायग्राम फॉर यू कि अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लें सपोज, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं वो कैसे जाती हैं, वो हमेशा स्ट्रेट सामने की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो होगा क्या, अगर ये सपोज सेम पोलैरिटी के हुए, सेम इनका मैग्नीट्यूड हुआ, तो इनके आमने सामने रखने से होगा क्या कि जो फील्ड लाइंस है उनको ऑपोजिट फील्ड लाइंस तो मिली नहीं, सेम फील्ड लाइंस मिली, तो क्या होगा कि ये इसकी फील्ड लाइन को और ये इसकी फील्ड लाइन को आपस में पुश कर देंगे। और पुश करने से होगा क्या कि ये फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट जाती, आमने सामने आते ही उन्होंने रास्ता बदल के इस ढंग से स्ट्रेट कर दिया और ये हर डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो जो जितनी भी फील्ड लाइंस हमारी अपने पाथ पे जाने की कोशिश कर रही थी उनको क्या मिला, एक म्यूचुअल जो है रिपल्जन मिला। और इस रिपल्जन की वजह से क्या हुआ, इनका पाथ जो कि स्ट्रेट हो सकता था अब वो कर्व होके कहाँ निकल गया है, ऊपर या नीचे या आगे या पीछे, इस ढंग से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर जस्ट रिवर्स हो जाता है एज यू हैव सीन इन द अट्रैक्शन फिनोमेना। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेट निकल सकती थी वो फील्ड लाइंस ने भी क्या कर दिया, अपने पाथ को डेविएट कर दिया। ओके, सो इस ढंग से ये डेविएट कर देंगे और बाकी इस ढंग से ये अपने पाथ पे निकल जाएंगे। ठीक है, so this is how you can like understand the direction of electric field lines when similar kind of fields come in contact. ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज के आमने सामने ऐसी फील्ड लाइंस आती हैं तो ऐसे पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, इस ढंग से अपने फील्ड लाइंस के पाथ को चेंज कर देते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लेटरल प्रेशर। और आमने सामने जब सिमिलर फील्ड्स आती है तो वो एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, जस्ट लाइक पॉजिटिव नेगेटिव,
वहां पे मिल गई थी लेकिन यहाँ पे मिलेंगी नहीं, क्या करेंगे, अपने पाथ को चेंज कर देंगे। जब पाथ को चेंज कर देंगे तो एक दूसरे के ऊपर एक लेटरल प्रेशर होगा, जिसकी वजह से हर कोई अपने जो है अपने आप को स्ट्रेट करने की कोशिश करता है। भाई सीधा रास्ता सबको पसंद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी चाहिए कि वो सीधी से सीधी रहें। तो क्या होता है, इसकी वजह से वो लेटरल प्रेशर डाल डाल के एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और जब दूर जाते हैं तो अपनी फील्ड लाइन जितनी स्ट्रेट हो सकती है उतना स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसने एक्सप्लेन किया इस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने कि हाउ रिपल्जन हैपेंस। ठीक है, ये रिपल्जन क्यों होता है कि नहीं दो सिमिलर चार्जेस के बीच में, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, एक लेटरल प्रेशर डेवलप होता है। दिस इज द रीजन व्हाई हमारा ये जो है रिपल्जन फिनोमेना एक्सप्लेन हुआ। ओके, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमें समझनी है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जैसे सपोज अगर कोई आप सिंगल चार्ज लो या अगर आप कोई सेट ऑफ चार्जेस लो, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे तो इट कैन नेवर हैपन कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और दूसरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और इसको इंटरसेक्ट करते हुए इस ढंग से दूसरे चार्ज पे पहुंच गई। ठीक है, सो ये जो इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि क्यों इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपने बोला कि भाई इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे अगर आप देखो मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, टेस्ट चार्ज के बिहाफ पे हमने निकाला है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा और आपने कहा है कि भाई इस दो पार्ट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट, तो क्या पॉसिबल है उस टेस्ट चार्ज के लिए कि मैं एक बार रखूं तो ये इस पाथ को फॉलो करे और दूसरी बार रखूं तो ये इस पाथ को फॉलो करे? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेस्ट चार्ज हमेशा एक ही पाथ को फॉलो करेगा जो उसको इन दोनों चार्जेस की म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मिलेगा। आया समझ? तो इसीलिए टेस्ट चार्ज को जब हम याद रखेंगे तो इट विल ऑलवेज फॉलो द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि हमने टेस्ट चार्ज के बिहाफ पे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिजाइन किया है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ टेस्ट चार्ज और इट्स नॉट पॉसिबल एट एनी ड्यूरेशन जहां पे टेस्ट चार्ज को सेम पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन की फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। So this is the reason why electric field lines do not intersect each other. Okay? तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स थे। एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी कंडक्टर के सरफेस से कैसे निकलती हैं? कंडक्टर के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होकर निकलती हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, सो दैट आप नोट डाउन भी कर पाओगे और जो है लिख भी पाओगे। ओके, ओके, सो रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्शन का केस बता दिया। अब अगर कोई मेटालिक बॉडी है आपके पास, मेटालिक बॉडी के चारों तरफ कैसा इस ढंग से अगर कोई शेप है, स्फेरिकल शेप, आपने देखा यहाँ पे अगर स्फेरिकल चार्ज था तो स्फेरिकल चार्ज हर एक पॉइंट पे कैसा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे होंगी? एक स्फेरिकल सरफेस से ऑफ कोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो स्फेरिकल सरफेस से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी एंड सो ऑन। जिस पॉइंट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर चार्ज हमारा इस मेटेलिक बॉडी के सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप हो रही है इसके अंदर कोर में? क्या ये पॉसिबल है? सो आंसर इज नो। आप किसी भी मेटल सरफेस के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। रीजन उसका क्या है कि जितना भी आप इसको चार्ज प्रोवाइड करते हो, ये बात हमने पहले भी बताई थी कि जो भी चार्ज प्रोवाइडेड होता है किसी भी मेटेलिक बॉडी के ऊपर वो हमेशा कॉन्सेंट्रेट होता है ऑन द सरफेस, राइट। तो जब आपके सरफेस पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो इनके बीच में कोई चार्ज है ही नहीं, और जब बीच में कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होना पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसलिए आपका जितना भी चार्ज है वो कहाँ रहता है? आपका हमेशा
सरफेस पे, और सरफेस पे होने की वजह से ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलरली ऊपर निकल जाती हैं। ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर सम चार्ज, क्योंकि अब मेटेलिक सरफेस है तो उसका यूनिफॉर्म वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। तो अगर कोई चार्ज सपोज यहाँ पे है और दूसरा सेम चार्ज यहाँ पे है, ये कोशिश कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर पुश करने की और ये कर रहा होगा इधर पुश करने की, क्या ये पुश कर पाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल रिपल्जन की वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहेंगे हमसे दूर रहो। तो दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर रहेंगी और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इधर पुश करेगा और वो उधर पुश करेगा। सेम थिंग इज हैपनिंग with every charge on at every point on the surface, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फील होगी। ओके, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव। ऑलराइट, तो कुछ पॉइंट्स हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्ट चार्ज के पाथ फॉलो करने से या टेस्ट चार्ज की ट्रेजेक्ट्री के बिहाफ पे हमने डिसाइड किया। पॉजिटिव से हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाता है, नेगेटिव से हमेशा रेडियली इनवर्ड आता है। ठीक है, फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की कॉम्बिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट करती हैं, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, तो कैसे बिहेव करती हैं, एक खिंची हुई रबर स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो जब खिंची हुई रबर स्ट्रिंग की तरह बिहेव करते हैं आमने सामने आके, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या, अट्रैक्शन का फिनोमेना। और जब एक दूसरे के सामने हमने एक सिमिलर चार्ज की फील्ड लाई, तो वो फील्ड ने एक दूसरे को क्या किया, लेटरल प्रेशर डाल के एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करती है आपका रिपल्जन फिनोमेना। ओके, तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन हो गया और वो रिपल्जन हो गया। दूसरा हमने और क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट बताया, क्योंकि अब हम जो पाथ निकाल रहे हैं वो किसका, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज के ऊपर एक ही पॉइंट पे रख के दो अलग अलग फोर्सेस नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमेशा टेस्ट चार्ज को जिस भी पॉइंट पे रखोगे हमेशा वो एक ही पाथ को फॉलो करेगा। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं। दूसरा यहाँ पे हमने सरफेस के बारे में बताया, तो मेटेलिक सरफेस के हमेशा ऊपर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं, और कैसे रहती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो डजंट मैटर कि शेप ऑफ द कंडक्टर क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल शेप कोई रेगुलर शेप ना होके आपका कोई शेप ये हो गया सपोज कुछ इरेगुलर शेप, सपोज लाइक दिस। ठीक है, इस ढंग से हो गया। अब इस मेटालिक बॉडी को भी मैंने चार्ज दे रखा है, तो ये मेटालिक बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगी वो समझते हैं। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहां से तो आपके परपेंडिकुलर निकलने वाली है क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, यू नो हाउ इट गोस, राइट। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, वो आपकी जो है परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होंगी और इससे भी परपेंडिकुलर होने की कोशिश करेंगी। जब परपेंडिकुलर होंगी तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एज यू कैन सी कि सरफेस की तो परपेंडिकुलर है लेकिन लेटरल प्रेशर उसको बाहर की तरफ इस ढंग से पुश कर देगा। ये फील्ड कभी भी सेम नहीं रहेगी, अलग अलग वेरिएशंस के साथ निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस ढंग से आपका ये सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती रहेंगी। ओके, बाकी आपका स्फेरिकल सरफेस है, इनोवेरेबल की उससे कैसे पॉइंट आउट होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, so this is how your electric field lines structures can be understood। और यहाँ पे हमेशा perpendicular to the surface दिखाने के हमारे पास क्या है, this is the necessary condition that we always show electric field lines to pass on the surface perpendicularly। ठीक है, कई बार आप किसी बुक में कंपटीशन में भी पॉसिबल आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा कि एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और मेटालिक है ये बॉडी। ओके, और किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसको रखा गया, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कैसे थ्रू पास थ्रू होंगी वो समझते हैं कि ये फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ये कैसे पास होने वाली है। देखो कि ये फील्ड लाइन आएगी और इस ढंग से इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर कर जाएगी। ओके, और उसके बाद जब ये निकलेंगी तो बिल्कुल सेम पाथ को अचीव करते हुए
इस ढंग से ही ये परपेंडिकुलर होके निकल जाएंगे। ओके, सो ये बिहेवियर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखा कि कोई मेटेलिक सरफेस अगर सामने आ जाता है तो वो मेटेलिक सरफेस को पास करते हुए कैसे निकलती हैं, वो इस ढंग से निकलती हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या मेटल सरफेस के अंदर लाइंस हैं? आंसर इज नो। ठीक है, मेटल सरफेस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया था, रीजन क्या है, क्योंकि सारे का सारा चार्ज अगर होता है किसी बॉडी के ऊपर, यहाँ पे भी अगर ये मेटल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा होगा, इसमें इंडक्शन हो रहा होगा, और इंडक्शन हो रहा होगा तो ये साइड में भी आपकी नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव हो रही होगी, तो सारा का सारा चार्ज ऑलरेडी सरफेस पे एक्वायर हो रहा है। इसलिए जितना नेगेटिव है वो उसने एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और जितना पॉजिटिव है उसने ओरिजिनेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इक्वल अमाउंट में। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर, राइट। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली यहाँ पे अगर सपोज 4 नेगेटिव चार्जेस हैं तो सेम अमाउंट के पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे डेवलप हो जाएंगे, और क्योंकि नेगेटिव चार्जेस एब्जॉर्ब करते हैं, एज यू कैन सी कि टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आगे प्रोपोगेट कर देगा। आया समझ के नहीं समझ में आया? दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी अंडरस्टूड। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट। हमने सारे जो है डिटेल्स इसके बारे में पढ़ ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सेटअप है जिसमें हमारे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को रखा जाता है किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे, ओके, और इस सेटअप को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या बोलते हैं इस सेटअप को? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए जहां पे चार्जेस हमारे इक्वल एंड अपोजिट हों और इनके बीच का कोई डिस्टेंस फिक्स कर दिया जाए, तो इस सिस्टम को हम डाइपोल बोल देते हैं। ओके, और डाइपोल जब बनता है तो एज यू नो दैट दीज आर अपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन बना रहता है। ओके, सो जब हम ऑपोजिट चार्जेस की बात करते हैं तो अट्रैक्शन बना रहेगा, और अट्रैक्शन के लिए एज यू रिमेंबर हमने जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में देखा या चार्जिंग में देखा, हमने एक चीज देखी, नोटिस करी कि जो मूव करता है वो हमेशा कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज? इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा हमने ये समझा कि भाई नेगेटिव चार्ज ही है जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाह रहा है, राइट, और इसका जो मूवमेंट है वो हमेशा बना हुआ है, डेवलप्ड है ऑलरेडी, ये अट्रैक्शन का मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का हमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया कि हाउ दिस मूवमेंट इज जनरेटेड एंड हाउ दिस मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो हमने कहा कि भाई ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगा, और एक डाइपोल मूवमेंट इसका डेवलप रहेगा। दिस डाइपोल मूवमेंट इज नोन एज स्मॉल पी। ओके, इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और इस स्मॉल पी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सप्लेन किया जाता है कैसे, कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। कोई से भी आप चार्ज ले लो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उनका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, पोलैरिटी से यहाँ पे मतलब नहीं है। तो चार्ज इनटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अगर मैं लेंथ ऑफ द डाइपोल बोलता हूँ भाई कैपिटल एल है, ठीक है, तो मैं इसको क्यू इंटू एल बोल के डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। नाउ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि डाइपोल मूवमेंट अगर आपको निकालना है किसी डाइपोल का, तो यू ऑलवेज हैव टू प्रोडक्ट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द लेंथ। ठीक है, अब कई बार गलती होती है क्या, कि क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि लेंथ ऑफ द डाइपोल ये है और चार्ज ये है, बट आप क्या करते हो, बताता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेरिवेशन हमने डाइपोल के साथ करी हैं, सारी की सारी डेरिवेशंस हमने एक यहाँ पे लेंथ को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके करी है। तो इसकी लेंथ को बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया जाता है, इसकी डाइपोल की लेंथ को हमेशा 2l एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर मैं l की जगह यहाँ पे 2l पुट कर दूं तो p का फॉर्मूला जो निकल के आता है वो निकल के आता है 2ql स्मॉल l। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो 2ql है, राइट। अब क्वेश्चन में अगर आपको लेंथ दे रखी है कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज दिस, राइट, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ की वैल्यू लगा देते हो, राइट। बट होता क्या है, क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है? इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने जहां पे L की वैल्यू लगाई है
इट्स नॉट द कंप्लीट लेंथ, इट्स हाफ ऑफ द लेंथ एक्चुअली, है ना। कंप्लीट लेंथ क्या है? कंप्लीट लेंथ L है, राइट। तो जब आप L वाले इंफॉर्मेशन आपको मिली है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? Q इंटू L वाला, राइट। लेकिन जब आपको 2L की लेंथ मिली या फिर कुछ भी टर्म में आपको 2L की लेंथ को पुट करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर डायरेक्टली आपको डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाए तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं। Suppose there is a dipole which has a charge of plus minus 500 microcoulombs, right? कोई एक डाइपोल है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका कितना है भाई? प्लस माइनस 500 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस उन्होंने जो फिक्स किया है वो डिस्टेंस कितना है भाई? वो डिस्टेंस लेट्स से 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब 500 माइक्रोकूलम आपका चार्ज हो गया, R इज 10 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि भाई 500 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हमने जो फिक्स किया है वो है कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी हो गई? तो आपके हिसाब से लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी हो गई भाई? 10 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं? अब अगर आपसे इस डाइपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला निकालना है या डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे? आपको जब चार्ज और लेंथ की नॉलेज हो गई तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। बच्चे क्या गलती करते हैं कि 2QL लिखेंगे और L की जगह आप ये जो है 10 ऐसे लिख जाओगे, ठीक है। जब लिख के आओगे तो क्या होगा? ये 2 आपको दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 में, मतलब इंटर्न आपने लेंथ कितनी ले ली? आपने लेंथ इसकी ट्वाइस ले ली धोखे से, राइट। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पे हम जब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकालते हैं तो हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ लेंथ को एक बार कंसिडर करते हैं, और ये लेंथ ऑफ द डाइपोल अगर हमें गिवन है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वील पुट द फॉर्मूला ऑफ Q इंटू L, राइट। और Q कितना है आपके पास? 500 माइक्रोकूलम्स, राइट। माइक्रो को हम 10 की पावर माइनस 6 कूलम भी लिखते हैं, और ये लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड दिस इज योर 1 2 3 10 एंड दिस इज -3 हो जाएगा, और 10 की पावर -3 और -2 कितनी हो गई? 5, ठीक है। 5 1 जा 5 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर -5। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, ओके। So this is how you are going to calculate this thing. ये याद रखना कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ कि 2QL रखे और फिर L में वो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अब यहाँ पे यूनिट कितना होगा भाई? आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू लेंथ। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। सो वी कैन यूज कूलम मीटर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, okay. So this is the concept of dipole and its movement, okay. अब हम further studies start करेंगे इस dipole से related, okay. Now moving on to the next slide. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी एक ऐसे पॉइंट पे जो इस डाइपोल के एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सियल लोकेशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लोकेशन। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अराउंड द डाइपोल जो कि एक्सियल लोकेशन पे हो, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल लोकेशन है उसको एक और जो है टर्म दिया जाता है, इसको बोला जाता है एंड ऑन पोजीशन। क्या बोला जाता है? एंड ऑन पोजीशन, राइट। तो एंड ऑन पोजीशन पे अगर हम किसी एक डाइपोल से और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना चाहते हैं तो किसी पॉइंट P पे लेट से आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालनी है, राइट। अब आप जानते हो कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इट्स अ सेटअप ऑफ दीज टू चार्जेस, राइट। और लेट्स से दैट दिस इंफॉर्मेशन इज गिविंग दैट इट इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो पॉइंट P है भाई वो बेसिकली आपका कहां से? यहाँ इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस दूर है। तो जब आपके सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, अब आपको निकालना क्या है? आपको देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव यहाँ पे कितनी होने वाली है, ओके। नाउ choosing the same colors, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा आउटवर्ड फील्ड निकलती है, तो पॉइंट P पे आपकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस होगी कि नहीं होगी भी?
इसको मैं E1 बोल देता हूं, राइट। फिर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी क्या भाई, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो वो होगी कितनी, इतनी होगी कि नहीं। अब आप अगर फोकस करो तो यहाँ पे मैंने E1 की लेंथ ज्यादा रखी है और E2 की लेंथ छोटी रखी है, क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बाय द वे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने अगर लंबे एरो से शो किया है मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने वाला है, और अगर छोटे एरो से शो किया है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 में ये डिफरेंस क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो पॉइंट P इज क्लोजर टू पॉइंट टू योर पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज से अगर ये डिस्टेंस आपका पास है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज की अगर आप बात करो तो नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो इंपैक्ट होगा वो कम होने वाला है, राइट। इसीलिए आपका ये नेगेटिव चार्ज वाली फील्ड हमने छोटी रखी है और आपकी पॉजिटिव फील्ड आपने क्या रखी है, बड़ी। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। अब यहाँ पे पॉइंट P पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डायरेक्शन तो निकाल लिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कि पॉजिटिव से इधर होगा और नेगेटिव से उधर होगा, राइट। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस, क्योंकि देखो कोई भी फॉर्मूला आप पुट करो, चाहे फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आगे हम पोटेंशियल पढ़ेंगे वो भी होगा, तो आपको एक चीज निकालनी मैंडेटरी है, वो है डिस्टेंस। क्या निकालना जरूरी है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने देखा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो Q जो है वो तो आपने बता दिया भाई, चार्ज ऑलरेडी पता है आपको, और यहाँ पे आर क्या है, इट्स अ डिस्टेंस, राइट। तो अगर मैं E1 फील्ड कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो मुझे पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, और E2 फील्ड कर रहा हूँ नेगेटिव चार्ज से तो मुझे नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है, तो एज आई मेंशन दिस थिंग कि हम डेरिवेशन पर्पस के लिए क्या लेते हैं, फील्ड को 2L लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इस डायपोल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ हाफ L हो गई और दूसरी हाफ लेंथ क्या हो गई, L, राइट। इसलिए हम 2L लेते हैं लेंथ को, ठीक है, डेरिवेशन के लिए। तो यहाँ पे आपने इसके दो पार्ट्स कर दिए, और क्योंकि हमें सेंटर से डिस्टेंस r पता था तो पॉजिटिव का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, पॉजिटिव का डिस्टेंस इस पूरे r में से अगर मैं L को उड़ा दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, r माइनस L। क्या बचेगा, r माइनस L, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाँ, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज से इज गोइंग टू बी r में से, क्योंकि यहाँ पॉइंट P से हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। इसमें से मुझे कितना उड़ाना है, L, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, r माइनस L कर रहा हूं भाई, क्या कर रहा हूं, r माइनस L। तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड E1 बन रही है इसके लिए मुझे डिस्टेंस यूज करना है, तो क्या करूंगा, r माइनस L का डिस्टेंस यूज करूंगा, ओके। नाउ सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव के लिए आप कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहे हो, आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो यहां से लेकर यहां तक का, ओके। तो जब यहां से वहां तक की डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आप सेंटर तक का डिस्टेंस तो जानते हो कितना है भाई, r, पॉइंट P से सेंटर तक का डिस्टेंस r, इसमें आप L और इंक्लूड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिव चार्ज एंड दैट पॉइंट, राइट। तो आपके पास दोनों इंडिविजुअल चार्जेस के डिस्टेंसेस पता लग गए। अब सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों चार्जेस की वजह से, राइट। तो यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको दिख रहा होगा कि क्या करना है भाई, एक इधर एक्ट कर रही है, एक इधर एक्ट कर रही है, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो आपको E1 माइनस E2 कर देना है नेट के लिए, राइट। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई कि E at P, अगर मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू reduce E2 from E1 because E1 is greater than E2, तो ये E1 माइनस E2 हो जाएगा। फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वो KE, क्योंकि ये कांस्टेंट है आपको 1/4 तो मैं इसको KE मेंशन करता हूँ, सो दैट
ये मच इजियर हमारे लिए मेंशन करना बार बार। तो के फिर आपका इवन किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो आपने यहाँ क्या लगा दिया भाई, क्यू डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव चार्ज का, एज यू कैन सी दिस इज आर माइनस एल, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज कर हमने क्या है, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना है भाई, चार्ज आ गया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, तो डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज कितना था हमने पुट कर दिया, ठीक। फिर नेगेटिव लगाएंगे, अब E2 इज द फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप वही के ई क्यू अपॉन, अब क्यू तो सेम ही था बट अपॉन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको सिर्फ रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फोकस। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, के ई और क्यू दोनों में आ रहे हैं, तो हमने कॉमन ले लिया के ई और क्यू को, राइट। के ई और क्यू को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यस। अब सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स है, हमें सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा। सो फोकस ऑन द स्टेप्स कि के ई क्यू एज इट इज रहेंगे और इसके बाद मैंने डिनोमिनेटर का ले लिया भाई एलसीएम, ठीक है। जब एलसीएम लिया तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो मैं इसको ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यस। यानी कि आर माइनस एल और आर प्लस एल, ठीक है, उनका होल स्क्वायर, ठीक। इस बात को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, एलसीएम लिया है खाली, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है और आपको पता है एलसीएम में क्या होता है, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आर प्लस एल आपका इधर हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं अब, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। फिर माइनस का साइन बीच में है और उसके बाद दूसरे की आइडेंटिटी खुलेगी, दूसरे की आइडेंटिटी खुलेगी तो फिर से वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, क्योंकि इस बार माइनस है, बट क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इट्स गोइंग टू रिवर्स दो साइन, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ दैट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, देखा आपने आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपका क्या है कट जाएगा प्लस माइनस का, और एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, इसका 2RL प्लस 2RL, तो कितना बन जाएगा ये 4RL, क्या बन जाएगा ये 4RL। तो आपके पास क्या आया भाई, के ई क्यू एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है भाई 4RL, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय आपने ये जो नीचे देखा ये क्या है, a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी, आइडेंटिटी लग गई हमारी, ठीक है, मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आपका रिजल्ट आया। अब ये आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, तो मैंने देखा भाई Q और L तो है, Q और L तो है मेरे पास, ठीक है, बस मुझे 2 और लाना है, तो मैंने देखा 4 लिखा हुआ है, तो 4 को मैं 2 into 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P is equals to 2QL, जब हम 2L लेंथ रहता हूँ, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है भाई 2QL, यानी कि इस फॉर्मेट में से अगर मैं 2QL बना दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ध्यान दो, दिस फॉर्मूला विल बिकम KE, इसका 4 का एक 2, Q into 2 4 होता है, तो एक 2 एक Q और एक L मिला के क्या बन जाएगा भाई P। तो आपका फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2PR और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। So this is going to be the formula for your electric field at any axial point, ठीक है, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, बट जस्ट इन केस अगर स्पेशल सिचुएशन है जहां पे आपकी जो ये डिस्टेंस है डायपोल से, ये जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा हो जाए कि डायपोल की लेंथ छोटी पड़ जाए, आई रिपीट, डायपोल की लेंथ जो है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, सो इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो उस केस में आप इग्नोर करने वाले हो किसको, L स्क्वायर को, इग्नोर L स्क्वायर। जैसे आप नीचे L स्क्वायर को इग्नोर करोगे तो क्या होने वाला है, ये R स्क्वायर बचेगा खाली, और R स्क्वायर बचेगा तो R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा, नीचे R की पावर 4, एक R ऊपर ऑलरेडी है तो नीचे R की पावर 4 और एक R ऊपर,
क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल करके नीचे आर का क्यूब रह जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नेट रिजल्ट आने वाला है आपका स्पेशल सिचुएशन के लिए, तो वो आने वाला है कितना, के ई 2p, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब. So this is only for the special condition when your dipole is very small as compared to the distance of this point P. ठीक है, तो ये आपकी पूरी complete derivation है for your electric field around the dipole in the axial location. Okay, so I hope this is clear to you, right? Now there is one more derivation on the equatorial point, ठीक है, जिसको हम साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। So I hope you have understood all the topics covered today. So we'll see you in the next video. Okay, take care of yourself.